हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग एजुसर्व का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आप क्लास 11-12 के लिए अपनी फिजिक्स की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ IIT और नीट की तैयारी भी करते हैं। 2025 से बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए ये चैनल एक सुनहरा गिफ्ट लेकर आ रहा है कि आपकी फिजिक्स की पूरी तैयारी बोर्ड से लेकर नीट लेवल तक की इस चैनल पे कराई जाएगी। बच्चे, आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो हमने डिस्कस करा है इसके अलावा भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके लिए हम लोग फिर से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। हम लोग बोर्ड से लेके कंपटीशन जा रहे हैं, इसलिए बेसिक्स को लेते हुए बोर्ड कंपटीशन तक जाएंगे। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले आपके क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस की। तो अब क्लास 12 फिजिक्स सिलेबस को जब हम लोग देखते हैं तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो चैप्टर में तोड़ा गया है एनसीईआरटी में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, और वह आपके बोर्ड के लिए और नीट के लिए भी एक मैसिव पोर्शन है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे, जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर का यह फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। तो चलिए, इस फर्स्ट लेक्चर वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डील करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट इस वीडियो में नहीं डिस्कस हो रहा है, अभी बहुत सारे लेक्चर वीडियो आएंगे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसके ये फर्स्ट लेक्चर है। चलिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज। इस चैप्टर में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा चार्ज है क्या। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं चार्ज में। कुछ लोग बोलते हैं चार्ज पूछने पे सर इलेक्ट्रॉन को चार्ज बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर प्रोटॉन चार्ज है। नहीं, अब आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली। देखिए चीज क्या है। फिजिक्स में दो ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको डिस्क्राइब करना बेहद डिफिकल्ट है। एक है चार्ज, दूसरा है मास। एक है चार्ज, दूसरा है मास। आज तक हम यह कंफर्म नहीं कर पाए फिजिक्स में कि इन दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक्स कौन है। हो सकता है आने वाले रिसर्च प्रूफ कर पाए। और आज तक हम लोगों ने यह भी नहीं प्रूफ कर पाए हैं कि चार्ज का मास के साथ क्या रिलेशन है, क्योंकि आइंस्टीन साहब जो बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी भी जिंदगी की ये सबसे फेल्योर थ्योरी में से रही है कि वो ग्रेविटेशन को EMT से, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से मतलब मिलाना चाहते थे, और कोई भी कोरिलेशन नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को बड़ा सेपरेट ही समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज क्या है, क्योंकि बिना चार्ज समझे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझना मुश्किल है। तो चार्ज को आप समझिए किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैं इसको लिख रहा हूं, आप इसको ध्यान देंगे। इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इसी बात को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब बेसिक, एकदम फंडामेंटल, आधार, जमीन, जिसके बिना आप जैसे बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसका फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन के बिना नहीं बना सकते हैं। तो समझिए किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और मास भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इस बात को गौर करके याद रखेंगे। लेकिन चार्ज और मास के बीच अभी रिलेशन हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो चार्ज भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, यानी हम किसी मैटर को कंसीडर नहीं कर सकते हैं विदाउट चार्ज। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो चार्ज क्या है? इट इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। अगर हम किसी मैटर से कुछ मैटर यानी मास निकाल ले रहे हैं तो जरूर कुछ चार्ज भी उसमें से निकाल ले रहे हैं। याद रखिएगा, यानी कुछ चार्ज निकाल ले रहे हैं तो कुछ मास भी निकाल ले रहे हैं।
क्योंकि ये चार्ज समाया हुआ है उसमें, ये चार्ज समाया हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे चार्ज कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज तो मैंने टॉपिक को नीचे कर दिया है, लेकिन हमें ऊपर करना चाहिए था। चलिए अब मैं बात करना चाह रहा हूं यूनिट ऑफ चार्ज को बात कर लेता हूं। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? तो देखिए चार्ज का जो यूनिट है ना वो कूलम है। यूनिट ऑफ चार्ज, एक सेकेंड, तो यूनिट ऑफ चार्ज, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम है। क्लियर? चलिए अब सवाल पैदा होता है, क्योंकि आपके HC वर्मा जो आप किताब है उसमें आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ चार्ज। और आप जानते हैं फंडामेंटल जो चार्ज जो होता है, फंडामेंटल चार्ज नहीं, फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उसमें चार्ज को नहीं लिया गया है, उसमें करंट है। तो जब भी डायमेंशन ऑफ चार्ज लिखना पड़ेगा यानी आपको करंट की मदद लेनी पड़ेगी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज हमने क्या लिखा? कूलम। ठीक है। अच्छा, कुछ और यूनिट को मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड में एक दो यूनिट आया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट ऑफ चार्ज, जिसको CGS यूनिट कहते हैं। हाँ, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU, इसको लिखते हैं ESE। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। यानी आपकी ये बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है कि 1 कूलम्ब इक्वल टू हाउ मच स्टैट, इसको स्टैट कूलम्ब भी कहते हैं, ESU को स्टैट कूलम्ब, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 × 10⁹ स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब। क्लियर? एक और यूनिट है चार्ज का जो आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं जब लिख रहा हूं तो उसको भी लिख देता हूं, एब कूलम, जिसको इलेक्ट्रोडायनेमिक यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एब कूलम। एंड 1 एब कूलम इक्वल टू 10 कूलम। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, उसको घेर भी दिया। चलिए, तो हमने यहां क्या बात किया? बेसिक चार्ज क्या है? चार्ज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज का यूनिट क्या है? हमने बताया ऐसा यूनिट क्या है? कूलम है। CGS यूनिट, जिसको हम लोग स्टैट कूलम भी कहते हैं या ESU भी बोलते हैं, वो कितना है? 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी है इसका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है इसका? एब कूलम। सो 1 एब कूलम इक्वल टू 10 कूलम। चलिए अब डायमेंशन ऑफ चार्ज, थर्ड टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं, डायमेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? देखिए, हमने आपको बताया चार्ज यानी कूलम, कूलम को 7 फंडामेंटल यूनिट में नहीं लिया गया। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, यूनिट डायमेंशन चैप्टर में। तो हम जब इसका डायमेंशन लिखेंगे तो हमें तो फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, करंट का आपने क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट I = Q/T। सो आप लिख सकते हैं Q = I × T, और I का यूनिट होता है एम्पियर, आपको पता है, और ये टाइम का तो आपको पता है T होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ चार्ज को लिखेंगे AT, यानी एम्पियर और टाइम। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट का जो डायमेंशन है उसी से हम इसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं डायमेंशन ऑफ चार्ज, इट्स डायमेंशन इज 80। कैपिटल में लिखा मैंने, ये कैपिटल में लिखा थी। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपके बिहार बोर्ड में 2020 में एग्जाम आया, 12th बोर्ड में क्वेश्चन में आया था
द डायमेंशन ऑफ चार्ज इज, सिंपल बात है, ए इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। तो यानी आप इस क्वेश्चन को आंसर लगा देंगे ए, आपका ए सही है। क्लियर? चलिए, ए इंटू टी। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन मैं आपका ले रहा हूं, 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू हाउ मच कूलम। अब अभी आपको हमने क्या बताया, थोड़ा सा रफ करता हूं। देखिए अभी आपको मैंने बताया 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम को ही हम लोग ESU भी लिखते हैं, तो मैं यहाँ ESU लिख देता हूँ, ESU यानी स्टैट कूलम, यानी 3 इंटू 10⁻⁹ स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1 कूलम। सो 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3। सो 1 ESU इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1/3, यानी 1 स्टैट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम होना चाहिए। तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स करके जगह लिखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं ऑप्शन क्या करूँगा, 1/3 इंटू 10⁻⁹, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देख रहे हैं कितने बेसिक से आप बोर्ड में स्कोर कर रहे हैं। बोर्ड में 90 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है, इवन नीट में भी 150 स्कोर करना आउट ऑफ 180 बेहद आसान है। 150 से ऊपर के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। चलिए अब सेम क्वेश्चन देखिए, 2012, ये 2012 का क्वेश्चन है, अभी हमने जो कन्वर्सन किया। 2011 में भी सेम क्वेश्चन आ रखा था। 2011 में क्वेश्चन है 1 कूलम चार्ज इक्वल टू हाउ मच ESU। अरे ये तो भैया मैंने लिखा ही रखा है ना, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, यानी वहां देखिए 12 में ESU को लिखा है स्टैट कूलम, और 2011 में उसी स्टैट कूलम को लिख रहा है ESU। मतलब ये आपके बस बेसिक नॉलेज की परीक्षा ले रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा है। तो यानी 1 कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी आपने देखा था 3 इंटू 10⁻⁹ ESU, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए ए। चलिए क्लियर? देखिए अब टाइप्स ऑफ चार्ज, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस पर। अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के प्रकार कितने होते हैं। देखिए जब भी हम बच्चों से पूछते हैं ना टाइप्स ऑफ चार्ज, तो बच्चे बोलने शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखिए पार्शियली सही है लेकिन गलत भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या चार्ज है, सिर्फ मास नहीं है क्या। तो आप ये बोले, देखिए साइंस में ना आप सही आंसर से ज़्यादा आंसर होना चाहिए प्रिसाइज। कितना आंसर आपका प्रिसाइज है, कितना नियर टू एक्यूरेट है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज, आपको हमने क्या बोला, चार्ज इज सिंपली द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। तो आपके पास चार्ज 2 प्रकार के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव नेगेटिव का आप आधार मानना चाहेंगे किसे, देखिए फिजिक्स में हम लोग एक चीज को मान के चलते हैं कि पूरा हर चीज सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जितना हम पॉजिटिव लेंगे उतना ही नेगेटिव लेंगे, तभी जाकर हम उस चीज को सिमेट्रिसिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए, और चूंकि बाद में यह भी पता चला, फाइंड आउट किया गया, देखा गया कि एटम न्यूट्रल है, यानी जितना उसमें पॉजिटिव रहा होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रहे होंगे। इसलिए ये हाइपोथेसिस क्रिएट हुआ कि चार्ज 2 प्रकार के हैं। मतलब ये नहीं समझिए एक पर प्लस लिखा हुआ है, एक पर माइनस लिखा हुआ है, 2 कैटेगरी के चार्ज है। एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं, एक को नेगेटिव चार्ज, यानी दोनों का नेचर एक दूसरे के विपरीत है। एक पूरब है, एक पश्चिम है। पॉजिटिव का मतलब उस चार्ज पर पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ है, नेगेटिव का मतलब उस चार्ज पे नेगेटिव नहीं लिखा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव उसका नेचर है, एक अगर पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा नेगेटिव नेचर का है। एक पूरब है तो एक पश्चिम है, जैसे नदी के 2 किनारे। तो चलिए टाइप्स ऑफ चार्ज, तो मैं यहां इसको लिखता हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्जेस लिख देता हूं। हालांकि ग्रामेटिकल मिस्टेक में नंबर नहीं कटेगा आपको सीबीएसई में। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव। अच्छा, इसको भी गौर करें, मैंने फर्स्ट वन पॉजिटिव लिखा
तो आप फर्स्ट वन को नेगेटिव नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। एंड सेकेंड इज नेगेटिव। चलिए, यानी चार्ज का जो हाइपोथेसिस हुआ दो अलग अलग नेचर के आधार पर, ताकि वो एटम न्यूट्रल हो, तो एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको लगे वीडियो थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप अपने यूट्यूब में इसको फास्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और आप मुझे बोल भी सकते हैं कि सर थोड़ा सा और फास्ट पढ़ाएं, तो मैं और फास्ट पढ़ाने की कोशिश करूंगा, स्लो पढ़ाएं तो स्लो पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जरूर फीडबैक देंगे, तभी मैं हर वीडियो को इंप्रूव करते जाऊंगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, तो देखिए सबसे पहला और बेसिक प्रॉपर्टी को मैं बात करना चाहता हूं, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। इसको मैं ऊपर ले लेता हूं पहले, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चलिए, अब हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पर बात कर रहे हैं। क्या है एडिटिव प्रॉपर्टी, पहले इसको लिखता हूं फिर समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, टोटल और नेट चार्ज, याद रखिएगा मैं चार्ज नहीं बोल रहा हूं, नेट चार्ज बोल रहा हूं, टोटल बोल रहा हूं, नेट। नेट का हिंदी मीनिंग होता है कुल, कुल नेट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, टोटल और नेट चार्ज ऑन द बॉडी is equal to the sum of individual charges with their रिस्पेक्टिव साइन। अब इसको समझना है, ये मैंने क्या लिखा, देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ये कहता है किसी भी बॉडी पर कितने नेट चार्ज होंगे, टोटल चार्ज कितना होगा, यह डिसाइड करेगा एडिटिव प्रॉपर्टी। और इसका अप्लाई कैसे करेंगे, किसी बॉडी में कितने चार्जेज हैं सबको हम लोग जोड़ेंगे, लेकिन उनके चिन्हों के साथ। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए मैं एक बॉडी बनाता हूं, यहां पर एक बॉडी बनाया, इस बॉडी में कुछ पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, मैं जो प्लस माइनस लिख रहा हूं दिस इज नॉट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, हाँ मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लीजिए एक बॉडी में कुछ चार्ज है, ठीक है, तो कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो मैं सारे चार्ज को गिनूंगा। तो ये थ्योरी ये कहता है कि आप किसी बॉडी पे कितने चार्ज है सबको गिनिए, ऐड कीजिए, लेकिन उनके चिन्हों के साथ। जैसे प्लस मेरे पास 3 चार्ज हैं, तो मैं लिखा +3, यानी +3 ठो है मेरे पास, तो मैंने उसके सामने प्लस लिखा, यानी नंबर को लिखना है उसके साइन के साथ। अब इसको ऐड करना है नेगेटिव के नंबर के साथ, तो नेगेटिव चार्ज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ पर तो आपको दिखेगा ये 4 नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव यहाँ पर 4 है मेरे पास, तो मैं लिख रहा हूँ +4। ये +4 ऐड करने के लिए लिखा, ये 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस पॉजिटिव चार्ज को दिखाने के लिए +4 लिखा, नेगेटिव चार्ज को दिखाने के लिए -3 लिखा। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, अब इन दोनों को जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा +4, सॉरी मैंने यहाँ माइनस लिखना चाहिए, हाँ तो -3, तो +4 और -3, सॉरी मैं नेगेटिव चार्ज 4 है, सॉरी, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज 4 है प्लस और पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो -4, ध्यान दीजिएगा नेगेटिव चार्ज 4 है, तो -4 और पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 3 हैं। -4 को मैं ऐड कर रहा हूं +3 से, तो मेरे पास क्या मिलेगा, सिंपल मैथमेटिक्स आप जानते हैं, -1। इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉडी में, ये बॉडी पर
नेट चार्ज, कुल चार्ज -1 है। तो क्या इस बॉडी पर सिर्फ चार्ज एक ही है? नहीं, नेट चार्ज एक है। तो जब भी आप बात कर रहे हैं नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। अब Al एल्युमिनियम पे Al+3 लिखते हैं तो 3 चार्ज है उसके अंदर, नहीं, नेट चार्ज +3 है। बस आपको यह बात याद रखना पड़ेगा। यानी इसीलिए एडिटिव प्रॉपर्टी यह बताता है किसी बॉडी पर नेट चार्ज कितना होगा। अब इस पर चार्ज, नेट चार्ज माइनस आया तो मैं बोलूंगा दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज। प्लस आता तो बोलता मैं दिस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। कुछ नहीं आता, जीरो आ जाता तो मैं कहता द बॉडी इज आइदर न्यूट्रल, यानी या तो न्यूट्रल है बोलते या तो बोलते नॉट चार्ज्ड। इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है व्हेन द बॉडी इज चार्ज्ड। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बोला है चार्ज्ड का मतलब नेट चार्ज, बॉडी पर नेट चार्ज। तो नेट चार्ज आने का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हेन द बॉडी इज चार्ज्ड इस मास इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, में इंक्रीज और डिक्रीज। ये आपके 2018 का बिहार बोर्ड का एनुअल बोर्ड का क्वेश्चन है। एक बात बताइए, द बॉडी इज चार्ज बोला गया, ये तो नहीं बोला गया ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब होता है कि वो बॉडी प्लस हो गया। आपको तो पता है कि एटम न्यूट्रल होता है तो अगर कोई प्लस हो जाने का मतलब यह होता है उससे कुछ माइनस चार्ज निकल गए, और वो माइनस चार्ज क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन तो निकल नहीं सकता, वो तो न्यूक्लियस में है। और अगर कोई बॉडी नेगेटिव हो गया, नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब उसमें माइनस आ गए। बात समझिए, प्लस होने का मतलब माइनस निकल गए और माइनस होने का मतलब माइनस आ गए। तो इस क्वेश्चन में तो ये बोला ही नहीं गया है द बॉडी इज चार्ज, से बोला गया, ये तो बोला नहीं गया ये पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज बोलता तो मैं समझता बॉडी पॉजिटिव हो चुका। पॉजिटिव हो चुका यानी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, निकल गए। इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसका मास डिक्रीज कर गया, क्योंकि उसका चार्ज गया तो मास भी लेके गया ना अपना। क्लियर? लेकिन अगर वो नेगेटिव चार्ज होता बॉडी तो मैं मानता कि इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो इलेक्ट्रॉन आया तो मास भी लेकर आया, यानी मास इंक्रीज कर गया। तो मैं यहां बता ही नहीं सकता हूं मास इंक्रीज किया है डिक्रीज किया। तो मे इंक्रीज और डिक्रीज भी आपका एक ऑप्शन है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी बात करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए कंजर्वेशन थ्योरी ये कहता है ना ही हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं आइसोलेशन में। याद रखिएगा, मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, charge neither be created, nor be destroyed इस थ्योरी के अनुसार चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। देखिए इंसान शैतान होता है, ऊपर वाले ने बहुत कुछ बनाया तो सब कुछ लगभग ठीक चीज़ था, लेकिन इंसान बहुत शैतान बना दिया। हम लोग इतना शैतान हैं, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम लोग खोजते रहते हैं, क्योंकि इंसान क्यूरियस है हर चीज़ जानने के लिए। और हमने इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया क्यूरियस होते होते। सारे पेड़ पौधे काट दिए भाई, अब फिर करे पेड़ पौधे लगाओ। यानी मुझे लगता है ऊपर वाले ने ये पावर इंसान के हाथ में छोड़ा ही नहीं कि चार्ज को ना तुम बना सकते हो ना ख़त्म कर सकते हो, नहीं तो हम लोग कहीं पूरे यूनिवर्स को अनबैलेंस कर देते हैं, यूनिवर्स के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है, ये मुझे लगे, ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये साइंटिफिक व्यू है और साइंटिफिक रिसर्च है। यानी अभी तक ये बहुत ज़बरदस्त थ्योरी, कंजर्वेशन चार्ज पूरे फिजिक्स में काम करता है। आगे भी आप पढ़ाई करेंगे, बीटेक से बीएससी एमएससी आगे भी काम करेंगे। कंजर्वेशन थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है ना ही हम चार्ज को बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, अभी तक के थ्योरी के अनुसार। याद रखिएगा, अभी तक की थ्योरी के अनुसार। बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन, मैं लिख देता हूँ इन आइसोलेशन। इन आइसोलेशन का मतलब ये है
कि प्लस एक चार्ज है तो ना +3, तो ना 4 हो सकता है ना कम हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग क्या कहेंगे, +3 और -3 तो 0 हो गया। ये ख़त्म नहीं हुआ, ये न्यूट्रलाइज हो गया। याद रखिएगा, +3 चार्ज और -3 चार्ज जोड़ने पर एडिटिव प्रॉपर्टी से 0 हो जाएगा। तो ये न्यूट्रलाइज हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने लिखा इन आइसोलेशन। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी आ रहा है एक कंजर्वेशन के बाद। अच्छा, एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ। तो अगर हम लोग इसको ना बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं? वी कैन ओनली ट्रांसफर, लिख देता हूँ मैं, वी कैन ओनली ट्रांसफर द चार्जेस, ट्रांसफर द चार्जेस फ्रॉम one body to another body. Another one body to another body और one place to another place, कुछ भी लिखिए, दोनों ठीक है। place to another place। चलिए, एक जगह से दूसरी जगह हम या तो चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी हेर फेर कर सकते हैं, इधर का चार्ज उधर, उधर का चार्ज इधर। चलिए, अब जब इधर का चार्ज उधर, उधर का चार्ज इधर करेंगे, तो एक थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी आ गया, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कुछ लोग इसको अलग अलग नाम से, अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए बताते हैं, जिसका कोई उससे कोई रिलेवेंस नहीं है। देखिए, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिफिकेशन होता है, क्वांटम थ्योरी नहीं होता है। कुछ लोग यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, वो लोग ये बता रहे हैं ये क्वांटम थ्योरी है, ये है, वो है, सब कुछ नहीं है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटिफिकेशन। जैसे आपने देखा होगा कभी घर बनते हुए या बालू गिरते हुए या मिट्टी गिरते हुए, तो लोग देखते हैं एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी को ट्रांसफ़र करते हैं, बालू को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप ट्रांसफ़र जो करते हैं तो कोई चीज़ों से करते हैं ना, तो एक अमाउंट होता है। तो जब हमने क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, चार्ज को ना हम पैदा कर सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो ट्रांसफ़र करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, वो किस मात्रा के रूप में कर सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जानकारी करना ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, चलिए, हमने क्वांटाइजेशन में ZA लिखा है, दोनों जगह ZA लिख दिया है, एक जगह ZA होना चाहिए, एक जगह ऐसे होना चाहिए। मैं इसको एडिट कर देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एस, चलिए। हाँ, यानी क्वांटाइजेशन के स्पेलिंग में आप ZA भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों लिख दिया है। देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। According to this theory, the transfer of charge, the transfer of charge takes place in the form of इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। मैं जो लाइन लिख रहा हूँ बड़ा गौर से सुनिए। चार्ज जो होगा चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, MAG डॉट लिख दिया हो, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी चार्ज का जो ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी या एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, वो किस फॉर्म में होगा,
एक इलेक्ट्रॉन पे मौजूद चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल ई। आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे जो मौजूद चार्ज है उसको स्मॉल ई बोलते हैं। उसके इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में, इंटीग्रल का मतलब पूरा नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, 1/2 नहीं, 3/4 नहीं, ये टूटा हुआ नंबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू के रूप में नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में। सो क्यू, चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। सो चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, यानी चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है और चार्ज को मैं लिख सकता हूं एन ई, और एन का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। एन इज इक्वल टू 1 से डॉट 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 कुछ भी, और ई का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। क्लियर। और प्लस माइनस क्यों लिखा, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके लिए प्लस लिखिए, नेगेटिव चार्ज होगा तो माइनस लिखिए, लेकिन वैल्यू एन ही है, और एन हमेशा इंटीग्रल होगा, 1e 2e 3e 4e के रूप में जाएगा चार्ज का ट्रांसफर। या तो 1e ट्रांसफर हुआ, या तो 2e चार्ज ट्रांसफर हुआ, या तो 3e चार्ज ट्रांसफर हुआ, इसी तरह से चार्ज ट्रांसफर होगा। कभी भी 1/2e नहीं होगा, 3/4e के रूप में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो क्वांटाइजेशन थ्योरी चार्ज के ट्रांसफर के रूप बारे में बात करता है। अच्छा, एक चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके बोर्ड में आया है। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता क्या है, सुनिए। चार्ज बाई मास रेशियो को ही हम लोग स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है 1.6 इंटू 10⁻19, मास पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर डिवाइड करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगा ना, ये 1.758 करीबन आता है। तो आप उसको कर सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। इस वैल्यू को याद रखिए, क्योंकि ये आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद भी रिपीटेड पूछा गया कि बहुत बार इस क्वेश्चन को। 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, यानी स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1.8, 18 शब्द को याद रखिए, 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। और भूल जाएंगे तो चार्ज बाई मास को डिवाइड कीजिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के मास को, यही वैल्यू आ जाएगा आपको फिर से, ठीक है। अब देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये 2022 में आया है, 2022 में ये क्वेश्चन आया आपके बिहार बोर्ड में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसके लिए कौन सी बात इसमें से करेक्ट है। तो आप जानते हैं ई का वैल्यू होता है 1.602 10⁻19, तो यही वाला वैल्यू सही है, तो आप डी आंसर मारिए और कुछ नहीं है। मतलब चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे वो पूछ रहा है आपसे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्वांटाइजेशन पे है, 2023 का क्वेश्चन है आपके बोर्ड का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट, कह रहा है कि चार्ज का जो क्वांटाइजेशन होता है, इसका मीनिंग, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि चार्ज का जो वैल्यू होगा, ट्रांसफर जो होगा, एन का वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू एन ई। अभी आपको बताया Q इज इक्वल टू एन ई, और एन का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो पहला लाइन पढ़िए, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिए, चार्ज यानी Q विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। सही बात है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको फ्रैक्शन नहीं, वो तो फ्रैक्शन में है, उसको छोड़िए, उसके फ्रैक्शन में होगा नहीं। विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स, ये ए आंसर यहाँ पे मोर करेक्ट है। यहाँ पर कुछ आंसर ऐसे भी दिए हुए हैं जो सही हो सकते हैं, लेकिन ये मोर करेक्ट है। ए चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये हो ही नहीं सकता। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, ये भी तो फंडामेंटल मैटर बात है, तो ये भी क्वांटिटेशन ये बोल रहा है। देयर एग्जिस्ट मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो भैया मैक्सिमम चार्ज को भी क्वांटिटेशन ही बोलता है ना, तो इसीलिए क्योंकि एन का वैल्यू बड़ा करते रहिए तो मैक्सिमम चार्ज अन लेगा, तो इसीलिए आप ए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब ऑफ नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, मैं इसका कैलकुलेटर का उपयोग करूंगा, आप नहीं करें, आप सिंपली बना लीजिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब, 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। अभी आपको बोला
कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं 6.023 1023 है, यानी तो ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 कूलम में। तो मैं इसका रफ वर्क करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा। सिंस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज में एक ही इलेक्ट्रॉन ना होगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये यूनिटरी मेथड 5-6 में आपने समझा होगा। तो एक याद रखिए, तो 1 कूलम में कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आपको पूछा जा रहा है 8 कूलम में कितने होंगे, तो 8 से इंटू कर देता हूं मैं, ठीक है। अगर इस पॉइंट को मैं ऊपर मैनेज करता हूं तो मुझे आ जाता है 8 10 80 2 16 5, तो मुझे जो ये वैल्यू आ रहा है 5 इंटू 10⁻+19, यानी ये जो आंसर होगा आपका, क्योंकि 5, यस, ए आंसर इज करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट। यानी अगर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको 8 कूलम में हो गया 8 कूलम में हो गया 8/8 इंटू 1/1.6 इंटू 10⁻19, जिसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻+19। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 कूलम में, बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसको कम नहीं समझिए वैल्यू। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन इज नॉट पॉसिबल इन रिलेशन। ये तो पहले बोल दिया एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं होगा, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4.2 नहीं हो सकता भैया, तो नॉट पॉसिबल में यही हो जाएगा आंसर। और डी 100 वो भी हो सकता है। चार्ज एग्जर्ट, अच्छा एक प्रॉपर्टी है चार्ज का, चार्ज एग्जर्ट फोर्सेस। चार्ज एक फील्ड बनाता है अपने आसपास, जिसको हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो वो फील्ड में क्या होता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स एग्जर्ट करता है। क्या होता है, इक्वल चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी फेंकता है एक दूसरे को एक दूसरे से दूर, और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, लाइक चार्जेस repel while opposite charges attract each other. Attract each other. देखिए मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा, तो हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारे कंटेंट कवर नहीं हो, तो फिर आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे, ठीक है। यानी लाइक चार्जेस, जैसे प्लस चार्ज एक है और दूसरा प्लस चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को फेंकेगा एक दूसरे से। दो अपोजिट चार्ज, एक माइनस एक प्लस है, दोनों को खींचेगा, जिसको हम लोग आगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में पढ़ेंगे कि कैसे एक चार्ज क्यों खींच रहा है, क्यों कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने के कारण, और दो चार्ज एक दूसरे को क्यों फेंक रहा है, क्योंकि उसमें एक लैटरल प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है दोनों चार्ज के बीच, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, लाइक चार्जेस यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को खींचते हैं। चलिए अब हम लोग इतना जो पढ़ाई की कुछ नहीं, अभी बेसिक पढ़े, सिर्फ चार्ज को समझे और कुछ नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो चैप्टर एक्चुअली है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो उसका डिफिनीशन अब हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ नहीं है, जो अभी तक जो चार्ज बात कर रहे थे उस चार्ज की पढ़ाई को, लेकिन वो चार्ज कब, जब रुका हुआ रहे, स्टैटिक रहे। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज at rest. The study of electric charge at rest is known as इलेक्ट्रोस्टैटिक। यानी जब रेस्ट की अवस्था में जो चार्ज है उसकी पढ़ाई को हम करेंगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। तो याद रखिएगा, चार्जेज एट रेस्ट, कुछ लोग कहते हैं कि चार्जेज अप्रोक्सीमेटली रेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है।
जिस चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं ये चार्ज रेस्ट में ही है, सारे चार्ज के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सारे चार्ज रेस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? ये कौन से चार्ज है इसको भी मैं आगे की लाइन में क्लियर करना हूं। द चार्जेस एट रेस्ट आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्रिक्शन between two insulating bodies when they rubbed against each other। अब इस बात को समझिए, जब कोई दो इंसुलेटिंग बॉडी को एक दूसरे पे रगड़ते हैं, रगड़ने के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है। आप जान रहे हैं हीट हो रहा है, इस फ्रिक्शन के कारण हीट, ठीक है। तो ये हीट कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर में जा रहा है। बॉडी के अंदर में क्या है, एटम्स है। एटम्स में ये हीट किसको मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है। याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिल रहा है, बाद बाकी को नहीं मिल रहा है। सॉरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने गलती से बोल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है, क्योंकि बाद बाकी इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पा रहा है, इतना हीट नहीं जाता है। तो आपको किसको मिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या बोलता है, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है तो वो आउटवर्ड मूव करता है, अपर लेवल पे जाता है। तो ये और आगे आने चाहता है, इतना आगे आ जाता है कि अब इस इलेक्ट्रॉन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जैसे हीट अंदर गया, हीट एनर्जी किसको मिला, एटम को मिला। एटम ने एब्जॉर्ब किया तो एटम में किसको मिला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मिला, जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है उसको मिला। और जो बाहरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा तो वो और ऊपर जाएगा। तो और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्टिव फोर्स ना ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और जानते हैं इलेक्ट्रॉन घूम क्यों कर रहा होता है, उस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। जब उसका फोर्स जीरो हो गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, रुका हुआ है। अब उसी इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई को इलेक्ट्रोस्टैटिक कर रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन की पढ़ाई को नहीं बोल रहे हैं हम लोग। इसको बात को बड़ा गौर से याद रखिएगा। कुछ टीचर क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली एट रेस्ट। अरे भैया, आप अप्रोक्सीमेटली किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा है। टीचर को पूछिए कि सर कितना स्पीड है, अपने आप समझ में आ जाएगा। 10⁷ मीटर पर सेकंड में आता है ऑर्डर जो आता है उसका, तो आप उसको अप्रोक्सीमेटली कैसे बोल सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, वो रेस्ट में ही है। जिस इलेक्ट्रॉन की यहाँ पढ़ाई हो रही है वो रेस्ट में ही है, ठीक है। तो ये क्या, अगेंस्ट ईच अदर। इसी कारण से इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। यही कारण है इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। चलिए, ये तो बेसिक हो गया। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, कूलम्स लॉ। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे पहला जो अभी टॉपिक जो है वो कूलम्स लॉ ही है। अभी तक जो बात कर रहे थे एकदम बिगिनिंग का था। कूलम्स लॉ है क्या, ठीक है। देखिए, ऑगस्ट डी कूलम एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पता लगाया दो चार्जेस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये पता लगाया। क्यों लग रहा है वो नहीं पता लगाया, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं कितना लगेगा, अमाउंट, वैल्यू, उस पर बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हो सकता है ये लेक्चर अभी नहीं खत्म हो इस पर, तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यानी या तो अट्रैक्शन हो या तो रिपल्सन, इसको आप कंबाइनली इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इंटरेक्शन।
interaction. According to this law, the force of attraction or repulsion between, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं, between 2 point charges, यानी ये जो चार्ज है आपका ये डायमेंशनलेस, ये थ्योरी डायमेंशनलेस चार्ज के लिए, यानी जो चार्ज है वो चार्ज बड़ा नहीं है जिसमें डायमेंशन नहीं है। अब नहीं सोचिएगा कि बड़ा चार्ज पे क्या होगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये स्पेसिफिकली कूलम्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन है, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कहीं कहीं पे पूछा जाता है आपके बोर्ड में, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द पॉइंट चार्ज, इवन सीबीएसई में कभी पूछा गया है। तो लिमिटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। According to this law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges placed some distance apart in free space, हम लोग फ्री स्पेस जो बोलते हैं ना, एयर और वैक्यूम दोनों को कहते हैं। एयर और वैक्यूम दोनों में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी सेम ही होता है, वैल्यू एक ही आता है 1, इसलिए दोनों के लिए फ्री स्पेस कहते हैं, एयर और वैक्यूम। ठीक है, यानी कोई 2 पॉइंट चार्ज है, कुछ दूरी पर फ्री स्पेस में रखा गया है, तो उन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा, बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये बोला क्या गया, इस बात को आप समझिए। यहाँ पर ये कह रहा है, कूलम साहब ने कहा कि अगर कोई 2 चार्ज है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ Q1 और दूसरा चार्ज Q2, ये इन्होंने ये नहीं बताया ये अट्रैक्शन होगा रिपल्सन होगा, इस पर बात उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। Q1 और Q2 2 और चार्ज है, उन दोनों के बीच की दूरी अगर R है, तो इन्होंने न कहा ये फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच, या तो अट्रैक्शन का लगे या तो रिपल्सन का लगे, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। यानी 2 चार्ज जो है उनको गुना करेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इन्वर्सली, और उन्होंने बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का। यानी F is directly proportional to Q1 into Q2 and F is also directly proportional to 1 by R square if R is the distance between them। अब ध्यान दीजिए, मैथमेटिकली दोनों को कंबाइन करने पर, कंबाइनिंग वी गेट, दोनों को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल रहा है, F is directly proportional to Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रोपोर्शनलिटी को जब तक हम इक्वलिटी में नहीं बदलेंगे, जब तक प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी में नहीं बदलेंगे तब तक हम मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसको इक्वल टू में बदलने के लिए हमको एक कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा, और उस कांस्टेंट को हम यहाँ कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं इसको और आगे लिख रहा हूँ, देयरफॉर F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर गौर करेंगे, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, वेयर K इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। देखिए ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है K। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, कांस्टेंट का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों बोले? क्योंकि कांस्टेंट जहां भी आया है उस टॉपिक से जुड़ा हुआ, जैसे स्प्रिंग में आता है स्प्रिंग कांस्टेंट, फ्रिक्शन में फ्रिक्शन तो कांस्टेंट उस चीज से जुड़ा हुआ रहता है। इलास्टिक कांस्टेंट इलास्टिसिटी में आता है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट को बोलते हैं। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखिए, ये पूरा कांस्टेंट नहीं है, इसमें एप्सिलॉन बदलता है, लेकिन ये लेकिन फ्री स्पेस के लिए इसलिए एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं। इसका मैथमेटिकल वैल्यू है 9 × 10⁹। याद रखिएगा, 9 × 10⁹। यूनिट है न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी 9 × 10⁹। इसका यूनिट हो गया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। जगह कम पड़ रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर। चलिए, तो आप इसका यूनिट भी जान गए। अब ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना परमिट किया जाएगा, कितना परमिट होगा, उसका क्षमता है, जो हर मटेरियल का अलग अलग होता है, जिसको हम लोग आगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके पढ़ेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ एप्सिलॉन का मतलब होता है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी अगर एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन डब्ल्यू हो जाए तो वाटर के लिए हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वाटर, तब वैल्यू अलग हो जाएगा। यानी के ये 9 × 10⁹ सिर्फ फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट है। अलग अलग मीडियम के लिए के का वैल्यू बदल सकता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ा कूलम्ब्स लॉ तक। इस पर हम लोग अभी क्वेश्चन नहीं किए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे अभी बहुत सारा थोड़ा 2-3 टॉपिक बचा हुआ है। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ करेंगे, उसके बाद कूलम्ब्स लॉ पोजीशन वेक्टर के टर्म में करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग करेंगे फोर्स ड्यू टू एन चार्जेस, फिर जाके हम लोग फिर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, हालांकि क्वेश्चन कर सकते हैं। 2021 में एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको अभी बता दिया 9 × 10⁹। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे। ठीक है।